परिवर्तन मैराथन की सीरीज में सबसे पहले जो हम लेसन कवर करने वाले हैं उस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है भाई केमिस्ट्री का, जो आधे से ज्यादा बच्चों को तो हार्ड लगता है और बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता। देखो क्या होता है, किसी भी लेसन को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, काफी कंसेप्चुअली पढ़ना है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का कि उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में। और इसी कंसेप्ट के आधार पे हमने ये वाला पोर्शन डिजाइन किया है कि हम कोई भी लेसन अगर पढ़ेंगे तो उसको इसी सिस्टमैटिक अंदाज में पढ़ेंगे। हर लेसन को डिटेल में स्टडी करने के बाद भाई उसके एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, डायग्राम, न्यूमेरिकल जो भी आएंगे भाई हम काफी स्मार्टली उस लेसन को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने लोकल ट्यूशंस, स्कूल्स या जो भी ऑनलाइन कोचिंग से आप जो भी ये लेसन पढ़ते हो, वो लेसन पढ़ने के बाद अगर आपके वहां पे क्वेश्चंस कवर नहीं हो रहे तो मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं खुद निहाल सर, आपके प्यारे निहाल सर, आपको काफी डिटेल में और कंसेप्चुअली हर लेसन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर आपको छोटे छोटे भी डाउट आते हैं या कोई लेसन आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लेसन मैंने आपको पढ़ाना चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, मैं बहुत सारे बच्चों को एक छोटा सा डाउट रहता है और मोस्ट ऑफ द मैंने जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे हैं वो सारे के सारे वीडियोस कंप्लीटली देखने के बाद एक चीज मुझे क्लियरली समझ में आ गई है कि बच्चों को ना, स्पेशली क्लास 10 के बच्चों को डायरेक्टली इंडेक्स वाइज लेसन पढ़ाए जाते हैं। नो डाउट आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है पता है क्या? अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना है, आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, तो ये जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है ना क्लास 10 के, उनको पढ़ने के पहले अगर कोई भी स्टूडेंट ये मेरी वीडियो देख रहा है तो दोस्त मैं आपको भी एक सजेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले भाई आप क्या करो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला लेसन जरूर पढ़ना। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमारे स्कूल में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। दोस्त बेसिक नहीं तो एडवांस नहीं, इस चीज को याद रखना। अगर आपको अपना एडवांस स्टडी अच्छे से करना है तो आपको अपना बेसिक स्टडी भी अच्छे से करना पड़ेगा। ध्यान देना, पहले मैंने क्या लिखा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको आने ही चाहिए। आपको मिनिमम 30 एलिमेंट्स एकदम मुंह जबानी याद होने चाहिए, आपको उनकी सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, आपका उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर उनकी वैलेंसीज आपको पता होनी ही चाहिए। इसलिए भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट आपको आना ही चाहिए, कंपलसरी, गांठ बांध लो इस चीज को। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है भाई, दैट इज कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। ये दो लेसन सबसे पहले पढ़ लो भाई लोग। और एक चीज, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर साइंस पढ़ने के टाइम पे सबसे पहले कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री? मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप सभी लोगों को अगर एक पोर्शन को पकड़ना चाहिए या एक सब्जेक्ट को पकड़ना चाहिए वो है केमिस्ट्री। सबसे पहले आप केमिस्ट्री फिनिश करो, उसके बाद आप फिजिक्स करो, उसके बाद आप बायोलॉजी करो। इट विल गो ना इजी फॉर यू गाइस, है ना, बहुत बढ़िया होगा आप लोग के लिए। देखो अब केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये लेसन पक्का कर लो, उसके बाद कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये दो लेसन अच्छे हो रहे होंगे, नहीं हुए तो पहले पढ़ लो जाके, उसके बाद इस वीडियो पे आना। देन आफ्टर अगर ये दोनों लेसन आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो ही भाई आप केमिस्ट्री को सबसे पहले हाथ लगाओ। और केमिस्ट्री में अगर हाथ लगाना है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेसन है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये लेसन अगर आपने अच्छा कर लिया ना दोस्त, आपका ऐसा समझ लीजिए कि जो डर रहता है ना दिल में वो ऐसे खत्म हो गया, आपको टेंशन ही नहीं है फिर उसके बाद, क्योंकि ये लेसन समझना काफी आसान हो जाता है आफ्टर पीरियोडिक टेबल एंड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर है? सो चलो तो शुरू करते हैं परिवर्तन मैराथन के सीरीज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें सबसे पहली कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं वो है एमसीक्यूज कैटेगरी। अब इसमें टोटल ना 15 मैंने एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, 15 एमसीक्यूज निकाले हुए। उसमें से पहले पार्ट में हम आधे एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पार्ट फिर अपलोड होगा, उसमें हम रिमेनिंग एमसीक्यूज करेंगे। ऐसे धीरे धीरे पार्ट वाइज मैं ये वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा और पार्ट में ही देखिए, एक साथ पढ़ोगे तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर में देना नहीं चाहता। सो उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट वाइज और काफी डिटेल में इन वीडियोस को समझेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे।
और भाई हम भी कोशिश कर रहे हैं खुद को ऑनलाइन लाने की, तो आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। सो कृपया करके हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे पढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एमसीक्यूज का कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उस लेसन में सबसे पहले अगर कोई चीज पढ़ाई जाती है तो वही है भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शंस के टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट और खास अगर मैं रिएक्शन बोलूंगा तो ये है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आप सभी लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। अब समझना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या हो, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं अगर वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन बनता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर उस केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं तो भाई उसको बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी एक छोटी सी चीज मैं बिफोर ये क्वेश्चन में आपको समझाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी किसी एग्जाम में एमसीक्यूज ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी एग्जाम में एमसीक्यूज ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिमाग में फिट कर लो, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू सॉल्व द एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है भाई, आपका आंसर 110% सही होगा। लेकिन उसका और अलग बेनिफिट है जो बहुत कम लोग बताते हैं, या शायद मैं बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। एलिमिनेशन टेक्निक के दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। पहला कि आपका आंसर 100% सही होगा, और दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको एक ही क्वेश्चन में अदर 3 एक्स्ट्रा कंसेप्ट पता चल जाते हैं। गेटिंग क्लियर गाइस? तो इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज करो, क्योंकि एमसीक्यूज एक होता है लेकिन कंसेप्ट टोटल 4 कवर हो जाते हैं। उससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस का एक माइंडसेट आपका बन जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास पहुंच जाता है। तो मैं हर कोई वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक से सिखाऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो पहला एमसीक्यूज है, इसको भी मैं एलिमिनेशन टेक्निक से सिखाता हूं। देखिएगा ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला है, बराबर है। तो हर एक ऑप्शन को हम अच्छे से देखेंगे और सोचेंगे कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, पहले रिएक्शन आपको दिख रही है यहां पे पीबी जो है वो CuCl2 के साथ रिएक्ट हुआ है, और प्रोडक्ट क्या बना है, PbCl2 एंड कॉपर हो गया, वहां से निकल गया भाई। तो इसका मतलब कॉपर क्लोराइड में जो कॉपर था, उस कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया, पीबी ने डिस्प्लेस किया। अब ये पीबी सिंगल एटम है भाई, सिंगल एलिमेंट है, इसने क्या किया, सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस किया। मतलब यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिंपल सा क्लियरली दिख के आ रहा है कि यहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो भाई ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हुआ, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन डबल डिस्प्लेसमेंट का पूछा गया है, लेकिन मैं यहां पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक कंसेप्ट यहां पता चल गया। देन हम चलते हैं यहां पे, देखिए सेकंड ऑप्शन में Na2SO4, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ये मैंने एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया हुआ है। जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिए, ये सेम रिएक्शंस वहां पे भी थी, ठीक है। ओके गाइस, चलो। Na2SO4 और BaCl2 का जब रिएक्शन हुआ तो यहां पे देखो क्या हुआ है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है। इसका मतलब यहां पे सोडियम जो है वो उछल के इधर चला गया है और बेरियम उछल के इधर आ गया है। मतलब यहां पे 2 एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ में आ रही बात? तो भाई अगर यहां पे 2 एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, ये हमको मिल गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं, क्या पता आगे भी हमारे 2 अलग रिएक्शंस हो। अब ध्यान से देखिए, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सिंग हो रहा है। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। और यहां पे क्या बन रहा है, देखिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। मतलब भाई एक आया कार्बन, एक आया ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिले और एक फाइनल प्रोडक्ट बना। मतलब अलग अलग रिएक्टेंट से अगर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एम आई क्लियर? सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, चौथा ऑप्शन देखते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये मीथेन है, ये मीथेन है। मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया गया है, और ऑक्सीजन भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन दिखे ना, समझ जाना भाई जलाने का काम हो रहा है।
और जलाने का काम हो रहा है, मतलब डेफिनेटली वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, फिक्स निकलेगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल गया, देखो। मतलब भाई यहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 2। तो हमारे ऑप्शंस में से देखो यहां पे 1 और 4 है, 1 और 2 है, ओनली 2 है, 3 और 4 है। तो हमारा ऑप्शन एक ही बनता है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, ओनली 2। तो इस पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने अपना राइट आंसर ढूंढने के लिए हमने बाकी 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्रॉस वेरीफाई किया। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जो हमारे काम का नहीं उसको निकाल दो, जो हमारे काम का नहीं उसको निकाल दो, है ना। केबीसी करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति में 50-50 लाइफलाइन वाला जो फंडा यूज होता है, ये वैसा ही समझ लो भाई। तो जो हमारे ऑप्शंस नहीं है वो निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, बचेगा एक ऑप्शन, वही हमारा 110% राइट करेक्ट आंसर होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का, कौन से क्वेश्चन का, हमारे इस क्वेश्चन का, द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका ऑप्शन है 2। तो 2 नंबर की रिएक्शन हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अभी मैंने बोला था, इसके पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक कंसेप्ट निकाल लिया था कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जब 1 2 3 4 जितने चाहे रिएक्टेंट आ जाए लेकिन बनेगा तो भाई फाइनल एक ही प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले तो क्या करो, सबसे पहले ढूंढो कि इन सब में एक प्रोडक्ट कहां कहां दिख रहा है। तो देखो मुझे एक प्रोडक्ट यहां पे दिख रहा है और दूसरा प्रोडक्ट यहां पे दिख रहा है, बाकी दोनों जो है वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट आके है। देखो तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है कि ये मेरा आंसर नहीं है, इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 और 3। देखो विद इन अ सेकेंड, मजा आया ना, विद इन अ सेकेंड हमने ऑप्शन को क्लिक किया, विद इन अ सेकेंड हमने ऑप्शन को सिलेक्ट किया। लेकिन भाई सिर्फ टेक्निक आने से मतलब नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। पता चला आपको कंसेप्ट ही नहीं पता और आप एलिमिनेशन किए जा रहे हो। तो कंसेप्ट मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एलिमिनेशन टेक्निक पता होनी चाहिए। तो हमारे 2 ऑप्शन बनते हैं, ऑप्शन 2 और 3। ये कहां पे है, देखो नीचे कहां पे है, आपको दिख रहा है क्या, ये नीचे कहां पे, ये रहा ऑप्शन 2 और 3, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलो जिसको जिसको चाहिए भाई ऑप्शन डी टिक मार्क कर लो और चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन आता है ना, तो आधे से ज्यादा बच्चों की ऐसे फट जाती है। लेकिन भाई बिलीव मी, जो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं में आंसर छुपा होता है, बस आपको उस आंसर्स को पहचानने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग एन एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। वाओ, जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है उसको कहां पे डाला गया है, परमैंगनेट सॉल्यूशन में डाला गया है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे ने ये कलर फलर में ही बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई। तो सबसे पहले ने ये कलर्स की लिस्ट अपने पास रखो, ठीक है। मैं जब यहाँ पे अपने एकेडमी में पढ़ाता हूं तो वहां पे एक टेबल ही बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने कुछ कुछ सॉल्ट्स के कुछ कलर कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी दे दिए हैं। आपको भी ये कलर कॉम्बिनेशन का एक चार्ट निकाल के रख लो, ताकि आपको कलर्स में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। ओके, तो फिर भी अगर किसी को डाउट हो थोड़ा देखो इधर बेटा। तो फेरस सल्फेट जो सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट होता है भाई, सॉल्ट ना ग्रीनिश कलर का होता है। अगर उसका सॉल्यूशन बनाते तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। और इसको अगर हम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस तरीके का पर्पल या पिंकिश कलर आपको दिखेगा। अब ये पर्पल कलर जो है, जैसे जैसे आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन उसमें ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, क्या होगा, ये पर्पल कलर जो है ना, ये सेटल डाउन होता जाएगा। देखो धीरे 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 देखो नीचे सेटल डाउन हो गया। और इसका जो ओरिजिनल कलर था ग्रीन कलर तो चला गया भाई, और जो पर्पल कलर है सबसे नीचे चला गया, और यहाँ पे देखो पूरा व्हाइटिश कलर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्पल कलर हो गया पूरा का पूरा फेड होता गया, फेड होता गया, और कलरलेस लिक्विड आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का एकमात्र मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि परमैंगनेट जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाला जो परमैंगनेट है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा तो आगे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और जब जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, जब जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, कलर पे इंपैक्ट होगा।
तो कलर जो होता है वो धीरे 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 क्या हो जाता है, फेंट होते जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके उसका कलर क्या कर देता है, फेंट कर देता है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, इतना तो सही है। इट ऑक्सीडाइज द FeSO4 फेरस सल्फेट। ओके, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल नहीं भाई, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा। इलिमिनेशन टेक्निक, इलिमिनेशन मेथड याद रखो। द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू द डाइल्यूशन। बिल्कुल नहीं भाई, डाइल्यूशन की वजह से कुछ नहीं होता यहां पे, ठीक है। So KMnO4, potassium permanganate, is an unstable compound. Potassium permanganate is an unstable compound and decompose in the presence of FeSO4 to colorless compound. भाई ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तीनों के तीनों ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। बचा कौन सा? तो पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है फेरस सल्फेट को, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन और ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, आजा रे भाई, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। भाई अभी केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ना है, ऊपर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, तो ऐसे लेसन को पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लला, एक बात याद रखना। तो जब भी ये लेसन कोई पढ़ाए आपको, तो एक चीज की तरफ ध्यान जरूर देना कि वो सबसे पहले आपको केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज रेडियो एक्टिव चेंज, ये तीनों तरीके के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो एक्टिव चेंज क्या होता है ये आपको पता है। और अगर आपको पता नहीं है तो पहले जाके अपने बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर कर लो बेटा, उसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अगर आपको फिर भी अगर पता नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। फिजिकल चेंज मतलब क्या है भाई, जो आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो। और केमिकल जो चेंज हो रहा है वो प्रोसेस आप ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन केमिकल चेंज होने के बाद जो लास्ट इंपैक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है, वो जरूर आपको दिखता है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जहां पे दिखेगा आपको फिजिकल चेंज समझ जाना या फिजिकल प्रॉपर्टी समझ जाना, और इंटरनल प्रोसेस जो होती है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इंटरनल कुछ भी हो, एक्सटर्नली उसका इफेक्ट जरूर दिखता है। ओके, तो नॉट फिजिकल चेंज, इसने क्या बोला है, नॉट फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं है। इसका मतलब जो भी यहां पे ऑप्शंस दिए हैं उनको हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है यहां पे बाबा। पहला ऑप्शन दिया है बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड गिव्स अ वाटर वेपर। क्या आपने पानी को उबलते हुए नहीं देखा? क्या उसमें से भाप निकलते हुए नहीं देखते? दैट मींस ये फिजिकल चेंज है भाई, पक्का। ओके, और हाँ एक चीज और चीज, अब फिजिकल चेंज होने के लिए सिर्फ पता होने के लिए या केमिकल चेंज पता होने के लिए सिर्फ उनकी डेफिनेशन थोड़ी पता होनी चाहिए, हमको और दूसरा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज जो होता है ना बेटा, वो रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है ना, वो रिवर्सिबल नहीं होता। याद रखना, ध्यान रखना, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन केमिकल चेंज दोबारा से वापस नहीं आ सकता। इस चीज को याद रखना। तो ये दोनों कंसेप्ट के आधार पे ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव्स द वाटर वेपर, क्या वाटर वेपर को हम कंडेंस करके दोबारा पानी नहीं बना सकते? बना सकते, फिजिकल चेंज है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव्स द वाटर, अरे भाई आइस को अगर हम पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो पानी तो बनेगा, पानी को फिर ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बनेगा, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ऑफकोर्स सॉल्ट को भाई हम पानी में मिलाएंगे तो मिक्स तो होगा ही, पानी से सॉल्ट भी निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली भाई यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई तीनों के तीनों फिजिकल चेंज है, बचा खुचा ही हमारा ऑप्शन होगा। क्या बोल रहा है, कंबशन ऑफ एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। अपने घर में जो सिलेंडर होता है उसमें की गैस कैसे निकलती है, सिर्फ जलती हुई दिखती है। इसका मतलब क्या है कि ये है हमारी वो चीज जो फिजिकल चेंज नहीं है। तो फिर ये कौन सा चेंज है? ये बेटा केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा।
आप भी पढ़ लो भाई, आप भी पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक काम करते हैं, ये वीडियो में ना क्वेश्चन 5 तक की ही वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से 5 क्वेश्चन की बनाऊंगा एंड अपकमिंग और जो आगे की वीडियो होगी उसको भी मैं 5, मतलब ये जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है इसको मैं 5 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर द स्टडी। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट ऑफ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इट ग्रे ड्यू टू। अब भाई सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया चीज बोला यहां पे, सिल्वर क्लोराइड आपको दिख रहा है यहां पे ना, सिल्वर क्लोराइड। भाई पता है क्या, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है उनको ब्रेक करने की, उनको डिकम्पोज करने की, उनके बॉन्ड को तोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। सॉरी, सबसे पहला तरीका यह है कि भाई उनको हीट कर लो, और अगर हीट करने से भी नहीं माने तो उनको सनलाइट में रख दो, और सनलाइट के रेडिएशन से भी अगर उनके बॉन्ड नहीं टूटते हैं तो फिर भाई एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, वो है इलेक्ट्रिक के झटके दे दो, बिजली के झटके दे दो, अपने आप सुधर जाएंगे, टूट जाएंगे, साइड हो जाएंगे। तो यहां पे बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड को कहां पे रखा गया है, सिल्वर क्लोराइड को रखा गया है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा भाई सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड इस कंपाउंड का क्या होगा, डिकम्पोजिशन, जिसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी और सिल्वर सेपरेट हो जाएगा, और सिल्वर सेपरेट होने की वजह से वहां पे जो भी चीज आपको दिखेगी वो चांदी चांदी दिखेगी, दैट इज अ ग्रे कलर। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा वही ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि भाई सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, सिल्वर सेपरेट हो रहा है। चलो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या कहता है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑफ कोर्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यस, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है भाई सिल्वर क्लोराइड का। ओके, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन तो नहीं हो रहा है चाचा, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, बिल्कुल नहीं, डिकम्पोजिशन क्लोरीन गैस का थोड़ी हो रहा है भाई, पूरा का पूरा कंपाउंड है वहां पे, पूरा का पूरा कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो तो भाई हमारे पास बचता कौन सा आंसर है, दैट इज फर्स्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बचता है वो है 1, क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये है हमारा फाइनल इंपॉर्टेंट ऑप्शन और हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के एमसीक्यूज आपको समझ गए होंगे। और अगर आपको इन 4-5 क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी उसको प्लीज कमेंट में डालिए। कमेंट आना बहुत जरूरी है ताकि हमको हमारी इंप्रूवमेंट समझे, हमको किस तरीके से आपको बताना है, हमारी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, कितने कंसेप्ट सुनना चाहती है। और हाँ, आप लोगों को अगर ये वाला लेसन अगर आपको पढ़ना है गाइस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये लेसन अगर आपको पढ़ना है तो मैं चाहूंगा कि आप ये लेसन को भी काफी डिटेल में पढ़िए। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, अगर आपको ये लेसन पढ़ना है तो ये लेसन की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अगर आपको ये लेसन पढ़ना है तो ये पूरा का पूरा लेसन आपको काफी डिटेल में पढ़ा सकता हूं मैं। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए कि सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमको पढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ये लेसन पढ़ाना चाहिए, आपको काफी डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। क्या होता है केमिकल चेंजेस, आपको दिख रहा होगा, केमिकल चेंजेस से शुरू करके केमिकल रिएक्शंस की बातें, उसके बाद कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक, कमेंट और शेयर दबा के कीजिए। सो थैंक यू बच्चा लोग।